नमस्कार दोस्तों। आज हम 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे आज के वीडियो में। राइट, तो ये कंपनीज हमने इस क्राइटेरिया पे शॉर्टलिस्ट की है कि इसमें बहुत सारी हमें रिसेंटली प्रमोटर बाइंग दिखी है इन 3 स्टॉक्स में, सेंको गोल्ड, इथॉस लिमिटेड और सहाना सिस्टम्स। राइट, तो अगर आप पिछले 4 साल की कहानी देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिमांड आई है स्टॉक मार्केट में। देयर इज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन दैट ऑफ एसेट्स दैट हैज हैपेंड इन द लास्ट 4 years। बहुत लोग जो सिर्फ रियल एस्टेट और गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे वो स्टॉक मार्केट्स में आके भरपूर तरीके से पैसा लगाया। तो डिमांड बहुत बड़ी है स्टॉक मार्केट्स में, एंड द नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स और द ट्रेडिंग वॉल्यूम्स आर टेस्टिमनी टू दैट। बट उसी जगह पे एक तरह से या उसी तरह से सप्लाई भी बहुत बड़ी है मार्केट्स में, या फिर इक्विटी मार्केट्स में। राइट, एक तो आप देखोगे आईपीओस बहुत सारे आए हैं। राइट, पहले क्या होता था 2020 के पहले बहुत सारे कंपनीज जो केपेक्स करना चाहते थे वो लोग डेट उठाते थे, लॉन्ग टर्म डेट उठाते थे बैंक से, बट अभी अपना इक्विटी डाइल्यूट करते हैं या फिर क्यू आई पीज लेके आते हैं। राइट, तो बहुत सारे आई पी ओज आए हैं, क्यू आई पीज हुए हैं, ऑफर फॉर सेल हुए हैं, वी सी प्राइवेट इक्विटी कंपनी से जो निकलना चाहते थे वो निकल गए। बहुत सारे प्रमोटर्स ने एक तरह से सेलिंग की है, अपने स्टेक्स कम किए अपने कंपनीज में। राइट, तो ये पिछले 4 साढ़े 4 साल की कहानी थी, और कहीं ना कहीं पिछले 4 5 महीनों में जो वॉलेटिलिटी दिखी है स्टॉक मार्केट में, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है। तो नाउ प्रमोटर्स हैव स्टार्टेड बाइंग स्टेक्स इन देयर कंपनीज। राइट, तो ये 3 कंपनीज हैं जिनको आज हम एनालाइज करेंगे, जिसमें प्रमोटर्स ने खासी अपनी स्टेक्स बढ़ाई है। एक तो सेंको गोल्ड है जिसमें 2.5 लाख शेयर्स 291 के प्राइस पे प्रमोटर ने उठाए हैं मार्केट से। 7.3 करोड़ की बाइंग हुई है यहाँ पे। दूसरा है इथॉस लिमिटेड। सेंको गोल्ड ज्वेलरी कंपनी है, प्रिडोमिनेंटली ईस्टर्न इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। पैन इंडिया कंपनी नहीं कहूँगा, पैन इंडिया ज्वेलर नहीं है ये। टाइटन ही सिर्फ पैन इंडिया ज्वेलर है। कल्याण एक तरह से पैन इंडिया बनने की कोशिश कर रहा है, बट सेंको इज प्रिडोमिनेंटली फ्रॉम द ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री। ईस्टर्न इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। राइट, तो सेंको गोल्ड इज अ ज्वेलर। करीबन 7.3 करोड़ की बाइंग हुई है 31 मार्च को। इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स ने बाई की है। दूसरी कंपनी है इथॉस लिमिटेड। अगर आप प्रीमियम वॉचेस के बारे में जानकारी रखते हो या फिर प्रीमियम वॉचेस यूज़ करते हो तो इथॉस लिमिटेड एक रिटेल प्लेयर है जो लग्जरी वॉचेस, जो रिस्ट वॉचेस होते हैं, ट्रेडिशनल वॉचेस होते हैं, वो एक तरह से बेचता है। करीबन 400 शेयर्स 2506 पे 10 लाख की बाइंग की है प्रमोटर ने 31 मार्च को। और तीसरी कंपनी है, इतनी इतनी फेमस कंपनी नहीं है, स्मॉल कैप भी नहीं बोल सकता, वो एक माइक्रो कैप कंपनी, 1500 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सहाना सिस्टम्स आईटी कंपनी है बेसिकली। ये आईटी कंपनी मतलब सॉफ्टवेयर जो वेब एप्लीकेशंस होते हैं। राइट, UI UX अगर आपको एप्लीकेशन बनाना हो तो ये कंपनी एक तरह से लोगों को मदद करती है। इट्स अ स्टार्टअप, इट्स क्लासिफाइड एज अ स्टार्टअप। करीबन 4000 शेयर्स 1270 पे इसके प्रमोटर्स ने खरीदे हैं। करीबन 45 लाख की बाइंग हुई है 28 मार्च में। तो ये 3 कंपनीज को फंडामेंटली एनालाइज करेंगे। उसके पहले थोड़ा चार्ट्स देख लेते हैं इन कंपनीज के। राइट, तो अगर आप सेंको गोल्ड का थोड़ा देख लें यहाँ पे, तो सेंको गोल्ड काफ़ी कुटाई हुई 6 महीने में। करीबन 720 से स्टॉक 318 पे या 320 पे आया है। बट यहाँ पे अगर आप ये जोन देखोगे, यहाँ पे उसको एक तरह से बिल्डअप मिल रहा है एक तरह से स्टॉक को। और अगर ये जो मार्केट क्रैश हुआ है टैरिफ्स की वजह से, अगर इफ दिस कैरीज ऑन फॉर लाइक मैक्सिमम अ वीक, नॉट मोर देन वीक, इट विल कैरी ऑन। राइट, उसके बाद एक तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने के चांसेस है सेंको गोल्ड को। तो सेंको गोल्ड का चार्ट्स अगर आप देखोगे तो प्राइस बहुत करेक्ट हुआ है। यहाँ पे इनको रेजिस्टेंस भी मिला करीबन 230 के प्राइस पे, एंड राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग एट अराउंड 318 रुपीज़। राइट, तो सेंको गोल्ड के चार्ट्स काफ़ी एक ठीक ठाक चार्ट दिख रहा है यहाँ पे। इफ़ यू लुक एट ईथॉस एज वेल, राइट, ईथॉस का भी मैं दिखा देता हूँ। ईथॉस के चार्ट में एक तरह से सिमिलरली यहाँ पे भी एक सीरियस बिल्डअप दिख रहा है। राइट, तो ये स्टॉक जो है ये करीबन करेक्ट होके इस लेवल पे आया था। इसको रेजिस्टेंस करीबन 2200 पे 2200 पे करीबन रेजिस्टेंस मिला, एंड एक बिल्डअप दे रहा है। राइट, एंड अगर इस रेंज में चलता रहेगा एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ इट ब्रेकआउट्स देन इट विल काइंड ऑफ ब्रेकआउट एंड मूव अप। राइट, तो ये इथॉस की कहानी है। एंड द थर्ड वन इज सहाना सिस्टम्स। राइट, ये स्टॉक जो है काफ़ी करेक्ट हुआ है, एंड कहीं ना कहीं इसको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला है 995 पे, एंड उसके बाद स्टॉक ऊपर ट्रेंड कर रहा है पिछले कुछ 2 हफ्तों में। राइट, सो दिस वाज अबाउट द टेक्निकल्स ऑफ दीज कंपनीज। राइट,
अब थोड़ा एक तरह से फंडामेंटल्स देख लेते हैं सेनको के। तो सेनको जैसे मैंने बताया या फिर नहीं बताया, करीबन 5000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है एंड गोल्ड ज्वेलर है ये, राइट। पिछले 5 साल का अगर इसका सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 16% है, पिछले 3 साल का 25 है और पिछले 1 साल का 23% है। तो नॉर्मली जो हमारा सेल्स ग्रोथ का कट ऑफ होता है 15% का, उस कट ऑफ पे ये कंपनी काफ़ी खरी उतर रही है। इस कंपनी का अगर पैड ग्रोथ देखोगे पिछले 3 साल का या 5 साल का, इट्स 20%, अच्छा पैड ग्रोथ है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 3 साल का तो 41% है। तो जो एक तरह से जो कोविड के बाद का जो फेज था जिसमें काफ़ी डिस्क्रिशनरी और खासकर ज्वेलरीज या ज्वेलर कंपनीज, ज्वेलर रिटेलर्स की जो एक तरह से एक मिनी बुल मार्केट ही समझ लीजिए, इसमें काफ़ी अच्छे नंबर्स दिए हैं सारे रिटेलर्स ने, ज्वेलरी रिटेलर्स ने। बट पिछले 1 साल से इस कंपनी का जो अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे वो -21% है, राइट। इसको भी देखेंगे कि क्या है। ईपीएस ग्रोथ तो आई थिंक -21 से ज़्यादा है। कंपनी ने QIP किया है दिसंबर 2024 में, तो इसका ईपीएस ग्रोथ काफ़ी टूटा है, राइट। तो सेल्स ग्रोथ पे काफ़ी सही दिख रही है, बट प्रॉफिट ग्रोथ पे कंपनी -21% पे काफ़ी सारे मार्केटिंग स्पेंड्स किए हैं, कस्टम ड्यूटी का कुछ फंडा लगा है इसमें, राइट। काफ़ी डिस्काउंटिंग की है, इन्वेंट्री बहुत रखती है सेनको गोल्ड। आई मीन ज्वेलरी कंपनी को इन्वेंट्री रखना ही पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग द इन्वेंट्री फॉर ज्वेलरी कंपनी, राइट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 5 साल का देखें तो 15 and 17%, respectively 15 and 17%. तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एज आई टेल ऑल द टाइम इज दैट अगर 100 रुपये मैनेजमेंट ने बिजनेस में लगाया है तो 15 रुपये का फायदा हुआ है पिछले 5 सालों में, साल दर साल। व्हाट इज अ डिसेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? 20% इज अ डिसेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट इज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? 25% is an extraordinary capital ROC, right? Similar with return on equity, किसी इक्विटी इन्वेस्टर ने 100 रुपये अगर बिजनेस में लगाए है तो उसको करीबन 17 रुपये का फायदा साल दर साल, या 17 रुपये का फायदा, 17% का फायदा साल दर साल पिछले 5 सालों में हुआ है, राइट। इस कंपनी का अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो ये एक सेक्युलर ग्रोथ कंपनी है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल सिक्लिकल नहीं है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% था, करीबन 6-7-8% में ही खेल रहा है, उससे ज़्यादा जाता नहीं, उससे कम नहीं होता है, राइट। नेट प्रॉफिटेबिलिटी कम है इस कंपनी की, करीबन 4% है। नॉर्मली वी लाइक टू इन्वेस्ट इन कंपनीज विच हैव डिसेंट नेट प्रॉफिटेबिलिटी, करीबन 10% से ज़्यादा नेट प्रॉफिटेबिलिटी होना वैसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेट प्रॉफिटेबिलिटी कम आपके ROE में दिख के आता है। ROE इज़ नथिंग बट पैट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, राइट। तो अगर न्यूमरेटर कमज़ोर रहा तो आपका ROE कम ही रहेगा, राइट। तो न्यूमरेटर कमज़ोर क्यों है यहाँ पे? मल्टीपल कारण हो सकते हैं कि बहुत सारे कंपनीज़ का इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा होता है, बहुत सारे कंपनीज़ का डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है, बहुत कंपनीज़ के एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, राइट। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर एग्जाम्पल अच्छा दिखता है जब नेट प्रॉफिटेबिलिटी किसी कंपनी की 10% 12% टाइप्स होती है, राइट। तो इसका ROE कमज़ोर है क्योंकि इस कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कमज़ोर है, राइट। तीसरा एक जो इम्पोर्टेंट मेट्रिक होता है जो CFO टू EBITDA का एक तरह से मेट्रिक होता है कि क्या कंपनी जिन लोगों को या फिर जिन क्लाइंट्स को अपना माल बेच रही है उनसे क्या सक्सेसफुली अपना कैश या अपने पैसे, अपने कलेक्शंस रिकवर कर रही है, राइट। तो इस कंपनी का अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसका CFO टू EBITDA एक तरह से -0.1 है। तो एक तरह से अगर आप CFO देखो इट्स -259। तो अगर इस पर थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो इस कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस तो जो है या फिर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो पॉजिटिव है, 391 करोड़ है, 332 करोड़ है, 283 करोड़ है, राइट। बट CFO उस एक्सेल पे नेगेटिव दिखता है क्योंकि इस कंपनी का जो इन्वेंट्री है दैट इज इन डीप रेड और डीप माइनस, 559 करोड़ का इन्वेंट्री है, -489 का इन्वेंट्री है। तो बहुत जो कैश फ्लो है, पैसा जो है वो एक तरह से इन्वेंट्री में फंसा हुआ है। दैट्स वाई द CFO टू EBITDA लुक्स नेगेटिव फॉर दिस कंपनी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि इट डज नॉट हैव इनफ बार्गेनिंग पावर विद इट्स एंड कस्टमर्स। ऑब्वियसली जब आप सेनको गोल्ड के दुकान में जाकर सोना लेते तो आप पैसा दे के लेते, तो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कैश फ्लो विच इज पेंडिंग फ्रॉम द कस्टमर। बट इन्वेंट्री जो कंपनीज को मैनेज करनी पड़ती है, गोल्ड की कंपनीज को, क्योंकि आपको इतने सारे डिज़ाइंस रखने पड़ते हैं आपकी दुकान में, राइट। एंड पीपल हैव अ लॉट ऑफ प्रेफरेंसेस, यू हैव टू मैनेज दैट इन्वेंट्री। आपको गोल्ड खरीदना पड़ता है, आपको कारीगर लगाकर वो डिज़ाइंस रखने पड़ते हैं, एंड यू हैव टू मैनेज द इन्वेंट्री इन द नंबर ऑफ स्टोर्स दैट यू आर प्रेजेंट। तो
तो दैट्स वाई इसमें इन्वेंट्री बहुत होने के कारण अगर आप कंपनी में देखो तो इनका वर्किंग कैपिटल डेट भी बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इफ़ यू लुक एट द बैलेंस शीट ऑफ दिस कंपनी, लॉन्ग टर्म डेट इतना ज़्यादा नहीं है, राइट। अगर आप लॉन्ग टर्म डेट देखो तो 0.1 करोड़ दिख रहा है, बट आपका शॉर्ट टर्म डेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो शॉर्ट टर्म डेट पे आप जो इंटरेस्ट भर रहे हो, दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द P&L एंड दैट हर्ट्स द नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन, राइट। तो आपका इंटरेस्ट पेड जो है मार्च 2024 का 121 करोड़ है। दैट्स व्हाई योर नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन इज वीकर, इट्स 4%, 5% एंड नॉट अबव 10%, राइट। तो CFO to EBITDA इज वन इम्पॉर्टेंट मेट्रिक। तो पैसे आ जा रहे हैं दुकान पे, जो भी सोना बिक रहा है या जो भी माल बिक रहा है उसका पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, बट इन्वेंट्री के कारण बहुत सारा जो कैश फ्लो है वो फंसा हुआ है बिजनेस के अंदर, राइट। तो कैश फ्लो पे ही रहता है, तो फ्री कैश फ्लो इज -1237। ऑब्वियसली इन्वेंट्री में कैश फ्लो फंसा है तो फ्री कैश फ्लो कंपनी नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंपनी में इतना ज़बरदस्त नहीं है। री इन्वेस्टमेंट रेट इज 2 डिजिट, करीबन 2 डिजिट कह रहा हूँ, करीबन 50% का पिछले 3 साल का री इन्वेस्टमेंट रेट है, काफ़ी एवरेज है, ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है, राइट। कंपनी ने इक्विटी डाइल्यूट की है मार्च 2024 में, सो द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इफ यू सी हैव रिड्यूस्ड। यहाँ पे आपको एक अलग नंबर दिखेगा, यहाँ पे आपको एक अलग नंबर दिखेगा। सो the company has diluted equity. बहुत सारे कंपनीज एक ग्रोथ फेज में जब होते हैं तो इक्विटी डाइल्यूट करते हैं कंसिस्टेंटली इन ऑर्डर टू काइंड ऑफ invest or reinvest in their business, right? But that has to reflect in the earnings growth or the PAT growth of the company, right? तो अगर आप यहाँ पे EPS ग्रोथ देखोगे, राइट, जैसे बताया कि द PAT ग्रोथ इज -21% एंड EPS ग्रोथ इज -28%। तो जो इक्विटी डाइल्यूट किया है वो उसका असर कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखा है, राइट। कंपनी की ओनरशिप, अगर इफ यू हैव अ लुक एट द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, तो इसमें अगर क्यूमुलेटिव FIIs और DIIs का स्टेक जो है वो 15% से ज़्यादा है, राइट। तो नॉर्मली 15% से ज़्यादा FIIs DIIs का स्टेक होता है, तो एक तरह से कंपनी को एक हिडन जेम नहीं बोल सकते, हर किसी को पता है इस कंपनी के बारे में, और मुझे पता है कि हर किसी को पता है इस कंपनी के बारे में। बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे जो सेंको गोल्ड को एक तरह से एनालाइज करते हैं, राइट। बट प्रमोटर्स की अगर आप, जो मैं बात कर रहा था कि प्रमोटर्स की बहुत सेलिंग हुई, तो अगर आप देखिए जून 2024 में 68% से दिसंबर 2024 तक काइंड ऑफ 64% गया, सो देयर वाज अ -4.36% सेलिंग बाय द प्रमोटर्स। बट बहुत रिसेंटली प्रीवियस क्वार्टर में या फिर ऑलमोस्ट इस क्वार्टर में एक तरह से सेलिंग बढ़ी है या फिर बाइंग हुई है प्रमोटर्स की, राइट। तो if you look at the stock price of this company, पिछले एक साल में the stock actually went down from 392 to 303, तो -22 का एक तरह से ड्रॉप हुआ स्टॉक प्राइस में, राइट। EPS ग्रोथ काफ़ी सही नहीं था, 12.3 से 8.9 EPS हुआ है, तो -28% का ड्रॉप हुआ है, राइट। सो ड्रॉप ही हुआ है, तो एक तरह से अगर प्राइस अप्रिसिएशन नहीं, प्राइस अप्रिसिएशन जब होता है तो देयर आर 2 रीजंस फॉर द प्राइस टू अप्रिशिएट। एक तो EPS ग्रोथ होता है, अर्निंग्स ग्रोथ होता है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्गर बनती है। दूसरा जो है लिक्विडिटी आता है कंपनी में, तो ना कंपनी में लिक्विडिटी आई है, ना एक तरह से कंपनी में EPS ग्रोथ आया था। लिक्विडिटी आई थी कुछ वक्त के लिए, पर वो लिक्विडिटी जा चुकी है, राइट। तो इफ आई हैव टू गिव यू अ ब्रीफ काइंड ऑफ समरी ऑफ दिस कंपनी, आई थिंक इससे क्या एक्सपेक्ट किया जाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि क्या कंपनी में अगले 2 साल में सेल्स ग्रोथ ऑफ 15% or more, is it possible? Yes, it is possible. The management has given a guidance for more than 15% sales growth. Sectoral tailwinds है, सोने का दाम जो है वो बढ़ते जा रहा है, but the mindset of Indian consumers is कि यार बढ़ रहा है तो क्या हुआ, जाके खरीदते हैं, राइट। और दूसरा, this will come more in the consumer discretionary kind of the theme कि जो भी ये टैक्स कट्स मिले हैं, मुझे लगता है जो 75 lakhs 1 crore हाउस होल्ड्स है वो जाके सोना एक तरह से शादियों के वक्त काफ़ी अच्छे से खरीदेंगे अगले 1 साल में, राइट। EPS ग्रोथ 25% से ज़्यादा है नहीं, मैनेजमेंट इज गिवन इन गाइडेंस ऑफ अराउंड 18 to 20% EPS ग्रोथ 25% से आना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे। मुझे लगता है कि इतना आसानी से EPS ग्रोथ नहीं आएगा 25% से ज़्यादा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फाइंड कंपनीज विच कुड गिव अस EPS ग्रोथ, प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ एन EPS ग्रोथ ऑफ 25% ऑफ मोर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमको ऐसे कंपनीज ढूंढना बहुत ज़रूरी है, राइट। तभी जाके एक तरह से stock price over a couple of years would appreciate by 20-25% odd, right? अगर EPS growth अगर 14-15% है तो इससे अच्छा निफ्टी एक तरह से निफ्टी इंडेक्स में पैसे लगा देने चाहिए, right? So there is no cyclicality in the business as discussed. Profitability is less than 10%. Predictability of cash flows is there, but the cash flow is stuck in inventory, so that's not a great thing. Strength of the balance sheet को मैं average कहूँगा, ROE ROC 20 के नीचे है, तो मैं उसको balance sheet को इतना strong नहीं कहूँगा। एक बार equity dilution भी हुआ है, right? Valuations मुझे लगता
लगता है कि फॉर द ग्रोथ दैट दिस कंपनी इज गिविंग -20% का अर्निंग्स ग्रोथ या -28% का ईपीएस दिखाया और उस पर करीबन 35 का पी ले रही है, मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ये नाइंसाफ़ी एक तरह से, नाइंसाफ़ी तो नहीं पर ये कुछ ज़्यादा ही है, राइट। सो दिस वाज ब्रीफ अबाउट सेंको गोल्ड। दूसरी कंपनी भी एनालाइज करते हैं, इथॉस लिमिटेड जैसे मैंने बताया कि लग्जरी वॉचेस में ये कंपनी ऑपरेट करती है। तो थोड़ा इथॉस लिमिटेड पर भी बात कर ले तो इथॉस पिछले 5 साल का इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 18% है, डिसेंट है। पिछले 3 साल का कोविड की वजह से या फिर वो जो रिवेंज बाइंग हुई है, रिवेंज स्पेंडिंग हुई है, 37% है। और पिछले 1 साल का 25% सेल्स ग्रोथ है। तो कहीं ना कहीं जो फिल्टर है हमारा उस पर खरी उतरती है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 44% है, 3 साल का 160% है और पिछले 1 साल का 25% है। तो करीबन प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का 25% है। ईपीएस ग्रोथ भी आई थिंक सो 24% है, तो डिसेंट है यहाँ पे। रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों जो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओई आरओसी जो है कमजोर है इस कंपनी के। वी नॉर्मली लुक एट कंज्यूमर ड्रिवन कंपनी है, सेक्युलर ग्रोथ कंपनीज होते हैं, तो इनके आरओई आरओसी 20% से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आरओई कम है, आरओसी कम है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी कम है। तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखो यहाँ पे 8% है, राइट। तो बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो इंटरेस्ट में नहीं जा रहा है, इंटरेस्ट जो कंपोनेंट है वो काफ़ी लो है, बट बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो डेप्रिसिएशन में जा रहा है। तो कंपनी के खुद के स्टोर्स है, करीबन 70% जो सेल्स होता है वो खुद के स्टोर से होता है और 30% ऑनलाइन सेल्स होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक्सपैंड कर रहा है, स्टैगनेंट नहीं है, स्टेबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, सिक्लिकल नहीं है, एक्सपैंड कर रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो नॉर्मली आप जब एक लग्जरियस प्रोडक्ट या प्रीमियम प्रोडक्ट बेचते हो तो आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑब्वियसली डबल डिजिट में होना चाहिए, 20% से ज़्यादा होना चाहिए, बट आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होना चाहिए। बट यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का कम है, जिसकी वजह से उसका आरओई कम है, राइट। CFO टू एबिटा जो है वो 0.2 है। तो इस कंपनी की भी वही कहानी है जो सेंको गोल्ड की है, आपको स्टोर्स चलाने पड़ते हैं तो आपको इन्वेंट्री बहुत रखनी पड़ती है। तो कंपनी करीबन 55 ब्रांड्स जो प्रिडोमिनेटली यूरोप के ब्रांड्स है और कुछ यूएस के ब्रांड्स है, सारे इंपोर्टेड वॉचेस जो होते हैं, महंगे वॉचेस, एवरेज ऑर्डर वैल्यू करीबन 1.8 लाख की एक तरह से एवरेज ऑर्डर वैल्यू होती है, राइट। और 55 और ब्रांड से प्रोक्योर करती है, बेसिकली ट्रेड करती है कंपनी, सिंपल इज दैट। कुछ बनाती नहीं है, ट्रेडिंग कंपनी है, वहाँ से लेके आती है और यहाँ पे माल बेचती है। करीबन 3.5 लाख 3.25 लाख के करीबन इनके HNIs, अल्ट्रा HNIs क्लाइंट्स है। तो आगे जाके बहुत एक स्कोप मिलता है क्रॉस सेल करने के लिए। आज वॉचेस बेच रही है, कल पेंटिंग्स बेच सकती है, बहुत सारी चीज़ें बेच सकती है कंपनी। तो फ्री कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी है, इसका -348 का एक तरह से नेगेटिव कैश फ्लो है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस कंपनी में भी नहीं है। कंपनी ने री इन्वेस्टमेंट अच्छा काफ़ी किया है अपने बिजनेस में, 233% का री इन्वेस्टमेंट रेट है पिछले 5-7 सालों का। पिछले 3 साल का भी री इन्वेस्टमेंट रेट। तो मैनेजमेंट काफ़ी एग्रेसिव है, बिजनेस काफ़ी एग्रेसिवली एक तरह से आगे लेके जा रहा है मैनेजमेंट। इक्विटी डायल्यूशन का कुछ ज़्यादा यहाँ पे दिख नहीं रहा है। 2 साल पहले शायद इक्विटी डायल्यूट हुई थी, बट अभी कुछ इक्विटी डायल्यूट नहीं किया है कंपनी ने, राइट। ज़्यादा आपको डेट भी नहीं दिखेगा, चाहे फिर वो लॉन्ग टर्म डेट हो, शॉर्ट टर्म डेट हो, कंपनी में ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो एक तरह से बैलेंस शीट जो है वो डिसेंट बैलेंस शीट है, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी बैलेंस शीट है, बट इट्स अ डिसेंट बैलेंस शीट। इस कंपनी का भी वही प्रॉब्लम है जो सेंको का है, जैसे मैंने बताया कि इन्वेंट्री डेज बहुत ज़्यादा है इस कंपनी की, या फिर इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा एक तरह से रखनी पड़ती है क्योंकि स्टोर्स है। इफ यू लुक एट द इन्वेंट्री ओवर ईयर, इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। पिछले 6 सालों में, 5 सालों में 542 करोड़ की इन्वेंट्री है, राइट। इन्वेंट्री डेज भी I mean the inventory days are somewhere in the range of 220 to 250 and these have been constant। ऐसा नहीं है कि कुछ fluctuations दिखाए। तो एक तरह से ये बिजनेस एक हाई इन्वेंट्री बिजनेस, हाई इन्वेंट्री एक तरह से रखनी पड़ती है इस बिजनेस में, राइट। इस कंपनी में अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूशनल स्टेक्स काफ़ी ज़्यादा है, इट्स मोर देन 15%। FIIs DIs अगर आप क्यूमुलेट करें तो इट्स मोर देन 25%। इसमें एक फेमस इन्वेस्टर है मुकुल महावीर अग्रवाल, ही इज़ अ फेमस काइंड ऑफ एन एस इन्वेस्टर, पीपल कॉल हिम एन एस इन्वेस्टर, इवन ही इज़ इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी। काफ़ी सारे FIIs DIIs इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। पी करीबन 63 का है एंड 1.45 का PEG है। पिछले अगर 1 साल में अगर आप देखो तो EPS ग्रोथ 21% का है, बट स्टॉक प्राइस जो है वो फ्लैटिश रहा है, -2% का एक तरह से स्टॉक प्राइस में ग्रोथ हुआ। तो प्रिडोमिनेटली अर्निंग ग्रोथ एक तरह से कंपनी का, आई मीन द स्टॉक प्राइस, द फैक्ट दैट द स्टॉक प्राइस हैज गॉन अप, इफ वन हैज टू एट्रीब्यूट इट व्हाई इट हैज गॉन अप, इट्स बिकॉज ऑफ द EPS ग्रोथ, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी that has not come into this company, right? तो अगर आप, if I have to summarize, is there a 15%,
15% सेल्स ग्रोथ क्या इस कंपनी का अगले 1 साल 2 साल में आ सकता है? मुझे लगता है बिल्कुल 15% ग्रोथ आ सकता है। मुझे कभी कभी लगता है कि जो ट्रेडिशनल वॉचेस है उनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो है वो कम होता जा रहा है। मैं नहीं देखता हूँ कि बहुत लोग ट्रेडिशनल वॉचेस पहनते थे। एक प्रीवियस जनरेशन में एक तरह से क्रेज था ट्रेडिशनल वॉचेस पहनने का, तो जब भी जॉब मिलता था या जब भी जॉब मिलता था तो लोग एक तरह से शादी के वक्त भी वॉचेस गिफ्ट करते थे एक दूसरे को, राइट? बट अभी क्या हो गया है कि नॉर्मली जो फ्रॉम द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू टाइम, बहुत सारे लोग जो है वो जो स्मार्ट वॉचेस में देखते हैं या फिर मोबाइल फोन्स में देखते हैं, जो ट्रेडिशनल वॉचेस है वो उसका एक तरह से टोटल एड्रेसेबल मार्केट गिर रहा है, राइट? बट दिस इज नॉट अ मास मार्केट प्रोडक्ट, दिस इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट, दिस इज अ लग्जरियस प्रोडक्ट, राइट? लोग ये people wear these watches not from the utility point of view, not from the functional point of view, it's from the status point of view. दिखाना चाहते हैं कि भाई इतनी महंगी मैंने घड़ी पहनी है, राइट? तो एक तरह से इस बिजनेस का जो है, जिस तरह से एक के शेप रिकवरी इंडिया में हुई है, के शेप इज लाइक जो ऊपर के की ऊपर की डंडी होती है कि जो एक मिडिल क्लास था वो एक तरह से अपर मिडिल क्लास और उसके ऊपर का जो मिडिल क्लास होता है या फिर बहुत रईस मिडिल क्लास जो होता है उसके तरफ एक तरह से बढ़ रहा है, और जो गरीब है या फिर जो लो मिडिल क्लास है और वो लोअर बनते जा रहा है। तो आई थिंक इन द लास्ट 4-5 years, इवन इफ यू लुक एट द अपार्टमेंट्स दैट हैव सोल्ड इन इंडिया, ये सब जो महंगे घर डीएलएफ बना रहा है गुड़गांव में, राइट, एकदम इन्वेंट्री हैंगओवर कुछ नहीं है वहाँ पे, फटाफट बिक जाते हैं। तो आई थिंक देयर इज इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल एक बहुत नीश क्लास जो है, जिसको हम मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास नहीं बोल के काफ़ी रईस एक सेगमेंट तैयार हुआ है जो ये एक तरह से वॉचेस खरीदने के लिए काफ़ी तैयार है। दैट्स वाई कंपनी लाइक दीज हैव ग्रोन द लास्ट 3 to 5 years, राइट? तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। तो बट द टोटल एड्रेसेबल मार्केट आई बिलीव फॉर वॉचेस इज काइंड ऑफ रिड्यूसिंग, राइट? तो ट्रेडिशनल वॉचेस, नॉट द न्यू वॉचेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चश्मे की बात करूँ, राइट, सो द टैम फॉर स्पेक्स इज इंक्रीजिंग, दैट्स वाई अ बिजनेस लाइक लेंसकार्ट इज सो ह्यूज, राइट? क्या नया आ सकता है चश्मों में, क्या नया आ सकता है चश्मे के बिजनेस में, दैट इज समथिंग विच वन हैज टू सी। बट इफ यू लुक एट अ प्रोडक्ट लाइक टाई, उसका टाई जो हम पहनते थे उसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट एक तरह से पूरा खराब हो चुका है, क्योंकि टाई का कोई यूटिलिटी था नहीं। पहले बहुत माना जाता था, स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू से टाई बहुत इंपॉर्टेंट था, कि कोई पहले टाई पहनता था या सूट पहनता था तो लगता था कि बहुत बड़ा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी है। बट अभी कोई टाई या सूट पहनता है तो शायद वो एक तरह से लोग उसको उस नज़र से नहीं देखते हैं, राइट? बट so we have to, whatever products that are there around us, we have to understand them from the utility or the functional point of view and from the status point of view. तो ये पहन रहा है तो ये वॉच पहन रहा है कोई, तो ये इसका फंक्शनल एस्पेक्ट है या स्टेटस रिलेटेड एस्पेक्ट है, वो किस तरह की घड़ी पहन रहा है, वो सब एक तरह से देखना बहुत ज़रूरी है जब हम कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज द प्रोडक्ट्स विच दे सेल इज एक्चुअली विच एक्चुअली मैटर अ लॉट, राइट? तो इस कंपनी का EPS ग्रोथ मुझे लगता है 25% आ सकता है। आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी अ प्रॉब्लम, आई थिंक दिस शुड बी फाइन। सिक्लिकलिटी नहीं है इस बिजनेस में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सपैंड कर रहे हैं, कोई सिक्लिकलिटी नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी 10% से कम है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस में 10% से कम है, इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी भी 12-13% का है, राइट? प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज, वो पैसा जो इन्वेंट्री में फंसा है तो मैं उसको नहीं एक ग्रीन में नहीं इसको मार्क करूंगा, मैं इसको रेड में ही मार्क करूंगा। स्ट्रेंथ इन द बैलेंस शीट इज एवरेज, मैं नहीं कहूँगा कि इतनी अच्छा ज़्यादा स्ट्रेंथ है बैलेंस शीट में। इक्विटी 1 से 2 बार डाइल्यूट की है कंपनी है, ठीक है, हाई ग्रोथ कंपनी है, बट 1 से 2 बार इक्विटी डाइल्यूट की है तो वो मेंशन करना जरूरी है। बट आई थिंक द वैल्यूएशंस ऑफ दिस कंपनी आर फेयरली हाई। 1.45 का इसका PEG है, मतलब PEG is 1.45. I'm not ready to give a PEG of 1.45 or a PE of 63, especially if a company is growing at 25% EPS. उसको मैं maximum एक 50 का PE दूंगा। एक thumb rule मैं यूज़ करता हूँ कि the PE should be not more than two times the EPS growth of this company. तो इसका EPS growth अगर 25% का है तो मैं इसको 50 के PE से ज़्यादा नहीं दूंगा। So this was a brief about Ethos Limited. We'll go to the third company now, which is Sahana Systems. तो सहाना सिस्टम से मुझे कुछ ज़्यादा डेटा नहीं मिला, FY 23-24 का ही डेटा है, राइट? 1001 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। ये सारे सर्विसेज ऑफर करती है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, AI, ML, प्रोडक्ट प्रोटोटाइपिंग, ग्राफिक्स। तो इफ वन इज बिल्डिंग एन एप्लीकेशन, एक ऐप कोई बना रहा है तो वन कुड रीच आउट टू सहाना सिस्टम्स, राइट? इट्स अ स्टार्टअप, इट्स मोर ऑफ अ स्टार्टअप। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 1100 करोड़, राइट? काफ़ी रिसेंट डेटा है इसका। सेल्स ग्रोथ 137% का है, बहुत फिनोमिनल सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ 214% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 55% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 54% का है। तो चारों एक तरह से विकेट फर्स्ट बॉल तो नहीं बोलूँगा, फर्स्ट ओवर में गिर गए। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, रिटर्न ऑन इक्विटी इफ इट इज़ लोअर देन सेल्स ग्रोथ, राइट? मतलब एक तरह से बिजनेस में पैसा 137% से लग रहा है और बिजनेस में पैसा बन रहा है 54% से। तो मतलब एक समय मेरी सैलरी जो है वो 1 लाख की है और मैं खर्च जो कर रहा हूँ करीबन 2.5 लाख खर्च कर रहा हूँ। तो बीच का जो 1.5 लाख का डेल्टा
डेल्टा जो है वो कहाँ से आता है? तो नॉर्मली कंपनीज डेट लेते हैं, नॉर्मली कंपनीज इक्विटी डाइल्यूट करते हैं, तो राइट इस कंपनी ने भी ऐसा ही कुछ किया होगा डेफिनेटली, राइट। इस कंपनी का एक रेड फ्लैग दिखा मुझे इसका जो ऑडिटर है वो कुछ चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ सम नॉन कंप्लायंस दैट द प्रमोटर हैड डन। तो इसमें एक तरह थोड़ा वन हैज टू काइंड ऑफ डू अ सेकंड लेवल ऑफ रिसर्च बिफोर इवन लुकिंग एट दिस कंपनी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लुक फिनोमिनल 40%, 34%, नेट प्रॉफिटेबिलिटी 10% से ज़्यादा है, सो दिस इज फिनोमिनल। CFO to EBITDA is 1.1, द कंपनी इज सक्सेसफुली कन्वर्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी इनटू कैश फ्लोज, आसानी से कलेक्ट कर पा रही है अपना जो भी पैसा है, राइट। री इन्वेस्टमेंट रेट 113% का, यहाँ पे इक्विटी डाइल्यूट की है, अगर आप क्लियर कट देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स पड़े हैं पिछले 2 सालों में, राइट। इस कंपनी का क्वार्टरली नंबर्स मुझे नहीं मिले, बट इस कंपनी का बैलेंस शीट ठीक ठाक लग रहा है, राइट। इसमें कोई डेट नहीं ज़्यादा है, राइट। शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट काफ़ी ज़्यादा कुछ है नहीं। रिसीवेबल डेज ठीक है, कोई ज़्यादा रिसीवेबल डेज नहीं है। कोई बाहर की आईटी कंपनी नहीं है, बाहर इट्स नॉट एन आईटी कंपनी बेसिकली, बाहर की कोई ऐसा यूएस ड्रिवन आईटी कंपनीज नहीं, इट्स बेसिकली लोकल एक तरह से क्लाइंट्स हैं इनके, राइट। इसमें प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो कम हुआ है, जैसे हमने बात किया था पहले, बट रिसेंटली जो है बढ़ा है, राइट। DIIs, FIIs insignificant in this company, not a very famous company, not many people know about this company, right? तो इसका एक समराइज्ड वर्जन देख लेते हैं, बट डू आई हैव एन आइडिया अबाउट 15% सेल्स ग्रोथ ऑन दिस कंपनी? नहीं, मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे मेंशन करूंगा। देयर आर नो सेक्टोरल टेलविंड्स एज सच। 25% EPS growth, I'm not sure whether this would give, right? Cyclicality of business, insufficient data ही कहूँगा, 2 साल के डेटा में क्या ही मैं cyclicality और non-cyclicality figure out कर पाऊंगा, right? Profitability 10% से ज़्यादा है, जैसे बताया, cash flows 10% से ज़्यादा है। Strength in balance sheet, as I mentioned, it's unsustainable. Return on equity is only 55% and sales growth is 140%, right? So that is something one needs to pay attention to. Valuations are moderate, कुछ ज़्यादा ऐसा highly valued company नहीं है, but I think काफ़ी एक competitive space में operate करती है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा point of differentiation इस company में, right? तो these were 3 companies that we analyzed today, guys. I hope you found value in this analysis. Please like this video. It gives me a lot of motivation when you like or comment on videos. Please like it. It gives me a lot of motivation, and please share this content with people who would find value in this. Please